राजधानी दिल्ली में चुनावी सरगर्मी के बीच एक ऐसे शख्स दक्षिणी दिल्ली के ओखला से चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए सीए एनआरसी कानून के विरोध में लोगों की आवाज को उठाने के लिए अपने आप को आगे किया। आवाज उठाने के लिए एक कम्युनिटी की आवाज बने, एक समाज की आवाज बने और उसके बाद लोगों ने भरपूर समर्थन भी उनको दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद जब कानून का डंडा चला तो ऐसा डंडा चला कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा और दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव का ऐलान होने तक भी जमानत नहीं मिल पाई। दरअसल ओखला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे एआईएमआईएम पार्टी के कैंडिडेट शफाउर रहमान के बारे में हम बात कर रहे हैं। समाज सेवा को लेकर के लोगों का उनका कहना है कि शफाउर रहमान लगातार आतुर रहे हैं, दबे कुचले मजलूमों की आवाज़ को उठाने की हर संभव उन्होंने कोशिश की है। शिक्षा को लेकर के एक अवेयरनेस फैलाने में भी उन्होंने अपनी सर्व न्योछावर कर दिया और इसी के साथ कई ऐसे लोगों की भी मदद की, विशेष तौर पर छात्रों की मदद की जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते थे, शैक्षणिक आधार पर भी और आर्थिक आधार पर भी। वो चुनाव लड़ रहे हैं, जेल की सलाखों के पीछे बंद है, लेकिन एआईएमआईएम ने उनको ओखला विधानसभा सीट से चुनावी प्रत्याशी बनाया है। आज उनकी पत्नी से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो इस चुनावी कैंपेन को कहीं ना कहीं लीड करती हुई उनकी गैर मौजूदगी में नजर आएंगी। जी, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम नूरीन फातिमा है। अपने बारे में मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं शफाउर रहमान आजमी प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। वैसे तो उनका जो एक तारुफ है हमारे न्यूज़ चैनल एक दंगा आरोपी के रूप में काफ़ी करवा चुके हैं, बट वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे शौहर और बहुत अच्छे बेटे और बहुत अच्छे भाई हैं। दक्षिणी दिल्ली में विशेष तौर पर ये समस्या रहती है कि यहाँ पर आम लोगों से जब हम मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, उनकी बात को जानने का प्रयास करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि संकरी गलियाँ हैं, पानी दूषित आता है, महिलाओं के लिए भी रात में घर से बाहर निकलना या कहीं से बाहर से आ भी रही हैं तो उनके लिए अनसेफ सा फील होता है। आखिरकार क्या इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए शफाउर रहमान आपके शौहर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जो मेरी लड़ाई है ना वो अब से 4.5 साल पहले शुरू हो चुकी थी, जब मेरे शौहर को सीएनआरसी के जो प्रोटेस्ट हुए उसमें अरेस्ट कर लिया गया। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि तन्हा रहना, अकेले रहना। वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ एक इंटरव्यू में, एनडीटीवी से जब मेरी बात हुई तो एक मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ था उसमें। तो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, वरना बस जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, उसके कुछ दिन बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मुझे एक लगा कि वैसे तो मेरे भाई मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद मेरे शौहर मेरे सरपरस्त बने। एकदम अचानक से मेरे शौहर को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब मैं क्लास 9th में थी तो मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था, उसके 2 या 2.5 साल बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए। उसके बाद मेरे भाइयों ने मेरी सरपरस्ती करी और बहुत अच्छे से की। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मुझे एक लगा कि मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सरपरस्त, मतलब अपना एक मजबूत सहारा मिला है। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। 26 अप्रैल 2020 का जो वो दिन था, शाम का वक्त था, जब मेरे पास कॉल आता है कि आपके शौहर शफाउर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया है। तो मैंने उनसे पूछा किन चार्जेस में, क्योंकि मेरे शौहर को सुबह में बुलाया गया था ये कहकर कि हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, कुछ सवाल हैं, उसके हमें जवाब चाहिए। तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि हमारी नज़र प्रोटेस्ट करना कोई एक गुनाह या कोई जुर्म नहीं है। ये तो एक हक़ है इंसान का जो वो इस्तेमाल करता है प्रोटेस्ट करके। लेकिन जब उन्होंने कहा तो मेरा सर से ऐसा लग रहा था कि मतलब एक ज़मीनों के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। लेकिन फिर मैंने बात की, अगले दिन हमें पता चला कि नहीं, ये चीज़ सच है और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद से आज तक मैं इस लड़ाई को तन्हा अकेले खड़ी लड़ रही हूँ। लेकिन अफ़सोस होता है जब आप किसी से बात करते हैं, और आज मैं देखती हूँ जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, मैं शफाउर रहमान को ही नहीं कहूँगी कि शफाउर रहमान के लिए खाली, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं लोग भूल चुके हैं।
CNRC का जो प्रोटेस्ट था वो कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं थी, वो एक ऐसी लड़ाई थी जो कौम और मिल्लत की नहीं लड़ी गई थी, माइनॉरिटी की नहीं लड़ी गई थी। बेसिकली मैं उसे मुस्लिम की फ़ाइट भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी वो माइनॉरिटी की नहीं एक लड़ाई थी। क्योंकि अगर CNRC लागू होता तो वो सभी के लिए होता। गवर्नमेंट ने ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था कि वो पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के लिए है। तो वो जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में मेरे शौहर बहुत मतलब CNRC के प्रोटेस्ट में, क्योंकि उस टाइम पे वो जामिया आजमी से प्रेसिडेंट थे, तो वो एक्टिव रहे। और मेरी नज़र भी, और शायद मुझे लगता है किसी की नज़र में भी, वो गुनाह नहीं था। मतलब ऐसा नहीं लगता कि उसके लिए इतना संगीन आरोपों में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब 4.5 साल बाद मैं लोगों का जो रवैया देखती हूँ कि लोग एक तरह से बिल्कुल भूल चुके हैं, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल तन्हा अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी वालदा बीमार हैं, वो गांव में रहती हैं, वो तड़पती हैं अपने बच्चे की रिहाई के लिए कि उनका बच्चा कब आएगा, कब उनसे मिलेगा, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है। लेकिन और लोगों पर, चाहे वो हमारी कम्युनिटी के हों या कहीं के भी हों, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे 20 से उस प्रोटेस्ट से जो लोग अरेस्ट हुए उनके साथ क्या हो रहा है या उनके केस कहाँ पहुँचे। लोगों को ये भी नहीं पता कि हम लोग की कब कब डेट्स लगती हैं, हम लोग कब जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई तो हमने 4.5 साल पहले लड़ी, लेकिन जब मुझे लगा कि यार ये तो ऐसा हो रहा है कि हम बेवकूफ़ बन गए, हमारी लड़ाई थी नहीं थी, ये कौम की और सब माइनॉरिटी की लड़ाई थी, और आज सब भूल चुके हैं उस CNRC के प्रोटेस्ट को। तो उन लोगों को जगाने के लिए, उन लोगों को याद दिलाने के लिए कि आपके बीच के कुछ लोग ऐसे हैं, ये लड़ाई मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हर उस इंसान की लड़ाई है जो CNRC के प्रोटेस्ट में शामिल था। और उन्हीं लोगों को आवाज़ देने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना है। आपने ये प्लेटफॉर्म चुना और जाहिर सी बात है कि AIMIM ने इन पर विश्वास भी जताया। शफाउर रहमान एक समाज सेवी के साथ साथ जो है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो है उसके एलुमनाई के प्रेसिडेंट भी बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो ओखला का इलाका है उनमें उनका लंबे वक्त से समाज सेवा में एक प्रभुत्व देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के वो लोगों से उनको समर्थन मिल रहा है और इसी आधार पर चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वैवाहिक जीवन में किन परेशानियों का सामना जो आपने किया, वो एक जो है पारिवारिक इशू है और उसको लेकर जाहिर सी बात है कि हर महिला को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन AIMIM का दामन आपने कब थामा, आपके शौहर कब इसमें शामिल हुए और किस तरीके से जो है AIMIM का साथ आपको मिला? देखिए, हम लोगों का ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि 4.5 साल से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी सेकुलर पार्टी, आप भी देख रहे हैं, आप मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, भले ही उम्र में आप मुझसे छोटे हैं, बट तजुर्बेकार है क्योंकि आप डे टू डे कनेक्ट करते हैं पब्लिक से। तो जितनी भी सेकुलर पार्टीज़ हैं, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, कोई भी पार्टी आगे बढ़कर क्या उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए आवाज़ उठाती है? कोई एक्शन लिया जा रहा है कि ये लोग अगर जेलों के अंदर हैं तो क्यों है, और इतने टाइम तक कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टी हम पर यकीन दिखा रही है, जो पार्टी बोल रही है कि बोलते हैं, मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखा है, वो माइनॉरिटी के नहीं बोलते हैं, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम अगर किसी पोस्ट पर आते हैं तो हमारा कनेक्शंस बनेंगे, हम बात करेंगे, तो हो सकता है हम लोगों के लिए आगे का रास्ता आसान हो जाए। आगे का रास्ता आसान हो जाए। दिल्ली में आखिरकार ओखला में कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर के आप जो है लोगों के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव के वक्त अक्सर जो समस्याएं होती हैं उन्हीं समस्याओं को लेकर लोगों के साथ, आम लोगों के साथ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी अटैचमेंट बनाते हैं, उन्हीं चीज़ों के साथ वो ग्राउंड पर उतरते हैं। क्या बड़ी समस्याएं हैं जो ओखला के लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है? देखिए, आप जब कोई चुनाव लड़ते हैं तो आप अपना पर्सनल एजेंडा नहीं रखते। ये जो सब चीज़ मैं बता रही हूँ कि मेरे शौहर का जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया या अपनी परेशानी बताई, तो उसको बताने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक ये रीज़न लेके आगे बढ़ूँगी। लेकिन मैं डे टू डे लाइफ में अपनी मैं देखती हूँ, मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं भी ओखला में ही रहती हूँ, कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट है उन लोगों ने बहुत फेक प्रॉमिसेस किए हैं कि हम ऐसे करवा देंगे, हम चमन बनवा देंगे, हम ये कर देंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा पिछले 15-20 साल में, 10-15 साल में, तो 10-15 साल से तो तकरीबन मैं लगातार देख रही हूँ कि कितने हसीन चमन यहाँ बने हैं। ऐसे चमन बने हैं कि जगह जगह गड्ढे हैं, पानी भरे हुए हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बच्चे लोग नमाज में जाते हैं तो वो कपड़े उनके नापाक होते हैं, ठीक है। कूड़े का सबसे मेन इशू है
मैं आज लोगों से कनेक्ट करती हूँ तो वो लोग कहते हैं मैम कूड़ा उठवाइए, लेकिन मैं अभी उस पोजीशन पे नहीं हूँ। लेकिन आप ये सोचिए, जब मेरा हस्बैंड एक आजमी छोटी सी एक पोस्ट का, मतलब एक बहुत छोटी सी पोस्ट मानती हूँ मैं, एमएलए की जो विधानसभा की जो सीट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अगर मेरा हस्बैंड जो मेरे शौहर हैं वो आजमी के प्रेसिडेंट होके एक स्कॉलरशिप अरेंज कर सकते हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे कैपेबल नहीं है, मैं आपको बता नहीं पाई, सॉरी। मेरे हस्बैंड ने 2018 से एक स्कॉलरशिप स्टार्ट की थी उन बच्चों के लिए जो बच्चे फैमिली बैकग्राउंड जिनका थोड़ा वीक है। तो अगर वो उतना कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि एमएलए फंड इतना एनफ होता है कि कम से कम हम इससे बेहतर तो हालात बना सकते हैं ओखला के। जिस तरीके से मैं लोगों से नीचे मुलाकात भी कर रहा था, बातें भी कर रहा था, उस दौरान अपने मुद्दों को लेकर भी लोगों ने कहा कि यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई ऐसा बड़ा शैक्षणिक संस्थान नहीं है कि यहाँ पर ओखला की जो लड़कियाँ हैं, विशेष तौर पर छात्राएं जो हैं, वो यहाँ पर अपना जो है कोर्स कंप्लीट कर सकें और अपनी जो डिग्री है, अपनी तालीम है, उसको हासिल कर पाएंगे। महिलाओं के लिए आपका क्या कोई रोड मैप नज़र आता है? देखिए, मैं आपसे 2100 रुपये की टॉफ़ी की तो बात करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई उसमें बेवकूफ़ बन रहा है, उस जाल में फंस रहा है, तो मैं उस मतलब मेरे लिए वो बहुत हंसी की बात है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर हम किसी मकाम पर पहुंचते हैं या मेरे शौहर जीतते हैं इंशाल्लाह, तो हम जाहिर सी बात है हम एक ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स करेंगे जिसमें लेडीज़ अपना खुद से अर्न करें, एक डिग्निटी के साथ और एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो अपना कमाएं और आगे बढ़ें। दूसरा, जहाँ तक पढ़ाई की बात है, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं हैं जी, बेसिकली ओखला में तो नहीं है, तो वो भी स्टार्ट किए जाएंगे अच्छे लेवल पर। इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो स्टार्ट किए जाएंगे, और बाकी जब आगे हम बढ़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह, तो सबको। आप बखूबी जानती हैं इस बात को कि आपके सामने जो अपोनेंट कैंडिडेट हैं, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी से, जो कि रूलिंग पार्टी है, इतने बड़े स्ट्रॉन्ग मुद्दों के साथ वो पार्टी इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरी हुई है। और एक AIMIM जो कि शुरुआत कर रही है ओखला विधानसभा सीट से, किस तरीके से वहाँ पर फाइटिंग जोन में आ पाएगी AIMIM? क्योंकि जो विधायक रहे अमानतुल्ला खान, उन पर भी कई आरोप लगे और उनको जो है गिरफ्तार भी होना पड़ा था, लेकिन उसके बाद रिहाई हो गई थी। किस तरीके से आप उनसे फाइट करने के लिए अपनी जो है रणनीतियाँ तैयार करें? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है वो स्ट्रांग है, ठीक है वो बात, लेकिन उस आम आदमी पार्टी का ही राज में सड़कों का और कूड़े का ये हाल है। तो मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज की जो जनता है काफ़ी हद तक समझदार हो चुकी है और लोगों का बहुत अच्छे रिव्यूज़ नहीं है। बाकी आगे देखा जाएगा, मिलेंगे लोगों से, उनको समझाएंगे तो इंशाल्लाह वो लोग समझेंगे इन सब चीज़ों को। 3 आखिरी पॉइंट पूछना चाहूँगा जिनको लेकर के आप अपनी जो रणनीतियाँ तैयार कर रहे हैं कि ये हमारे 3 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के ओखला की जनता हम पर विश्वास जताए। कोई 3 ऐसे की पॉइंट्स बताइए जिन पर ओखला के लोगों के बीच आप जाएंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, आपके लोगों को ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। आप महिला हैं खुद भी, तो महिला वोट बैंक को एक अपने फेवर में करने के लिए आपको उस तरीके का एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। तो आप किस तरीके से उनको विश्वास दिला पाएंगे कि हमें जो है आप सपोर्ट करिए, जिससे कि हम आपके आने वाले वक्त में ये 3 बड़ी समस्याएं जो है, प्रॉब्लम्स जो हैं वो सोल्व कर देंगे। कोई पब्लिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं या फिर कोई कम्युनिटी की भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कि मेनली जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर लोगों को लेके हेल्थ से होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लस सफाई के इश्यूज़ हैं लोगों के, और जो ये रोड इश्यूज़ हैं, मतलब रोड पे जो सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो हम इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं और हम वादा भी करते हैं कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इससे बेहतर हालात करेंगे, और जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं हम वो प्रोवाइड करवाएंगे। एजुकेशन सेक्टर में भी हम लोग काम करेंगे, जितना हम लोगों से बन पाएगा हम उससे अच्छा, मतलब बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ओखला के हालात को बेहतर बनाने के लिए AIMIM की तरफ से शफाउर रहमान चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आपने उनकी पत्नी को सुना, जो शायद बेबाक तरीके से तो नहीं, लेकिन एक सधे हुए अंदाज में अपनी बातों को रखती हुई नजर आ रही हैं और साफ तौर पर ये कहना है कि ओखला के हालात को परिवर्तित करना है, झूठे जुमलों में नहीं फंसना है। आगे आने वाले वक्त में विकास किस तरीके से हो, इसी प्रगति के पथ पर आगे हमें ओखला को बढ़ाना है, और उसके लिए हम आने वाले वक्त में लोगों से जो है चुनावी वोट की अपील करने के लिए मैदान में उतरे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना। मैं ओखला के वासियों से यही अपील करना चाहूँगी, 5 फरवरी 2025 में इलेक्शंस हैं,
तो प्लीज़ मेरे और मेरे बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए शिफा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और सपोर्ट करें और दुआ करें।